पुट के उद्देश्य के साथ लोक प्रशासन साधक सीरीज। नमस्कार दोस्तों, साधक के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास और मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट के उद्देश्य के साथ लोक प्रशासन साधक सीरीज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लोक प्रशासन में हमें आज इस क्लास में क्या क्या पढ़ना है। आज हम महत्वपूर्ण शब्दावली, अंतर और अर्थ के बारे में बातें करेंगे। इससे क्या होगा कि लोक प्रशासन की जो आगे की क्लासें हैं वो आपको बड़े ही आसानी के साथ समझ में आएंगी। और उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोक प्रशासन का भावार्थ आप बड़े ही आसानी के साथ समझ सकेंगे और ये शब्द जहां भी प्रयोग होंगे आपके दिमाग में उनका प्रयोग कैसे हो रहा है यह तत्काल आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस क्लास में आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर क्या होता है, इनके शब्द के बीच में क्या अंतर होता है, इनका अर्थ क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर होता है, इनके बीच में अर्थ क्या होते हैं, ये बातें पढ़ेंगे। प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण के मध्य क्या अंतर होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। शक्ति और सत्ता क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे। विकास प्रशासन, प्रशासनिक विकास के बारे में बहुत सारी जानकारी हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही विकासशील और विकसित देशों के लोक प्रशासन में क्या काम होते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं। परंपरागत प्रबंधन और वैज्ञानिक प्रबंधन में क्या अंतर होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। औपचारिक संगठन क्या कहलाता है, इनके बीच में अनौपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन के बीच में अंतर क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। संगठन, प्रशासन, प्रबंधन जैसे शब्दों का अर्थ समझने के साथ हम इनके बीच में क्या अंतर है ये जानेंगे। निश्चित रूप से आप मेरा भरोसा करें, यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आगे की क्लासों में ये आपके लिए एक नींव के पत्थर जैसा काम करने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रशासन और लोक प्रशासन क्या होता है और इनके बीच में अंतर। जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो अवधारणा के आधार पर इसका व्यापक परिप्रेक्ष्य है। इसमें परिवार प्रशासन भी सम्मिलित होता है, समाज का प्रशासन भी सम्मिलित होता है, राज्य का भी प्रशासन सम्मिलित होता है। वहीं जब हम लोक प्रशासन के अवधारणा को देखते हैं तो परिप्रेक्ष्य रूप से यह संकुचित होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह सार्वजनिक नीतियों और लक्ष्यों से संबंधित होता है, इसलिए यह संकुचित होता है। वहीं प्रशासन में औपचारिक अनौपचारिक रूप से कार्यों को संपन्न कराने के साथ लक्ष्य पूर्ति की जाती है। यहां पर कीवर्ड याद रखना है, औपचारिक और अनौपचारिक। वहीं जब लोक प्रशासन की बात करते हैं तो सरकारों के उद्देश्यों या लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु औपचारिक रूप से सरकारी ढांचे के अंतर्गत नियम कानून के अनुसार लोक प्रशासन में काम होता है। हम उदाहरण के द्वारा प्रशासन और लोक प्रशासन को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। प्रशासन का उदाहरण क्या हो सकता है? आपके घर के मुखिया आपके दादाजी हैं। उन्होंने एक नियम बनाया है कि प्रत्येक व्यक्ति को 10 बजे, रात को 10 बजे से पहले घर आ जाना है। यह एक अनौपचारिक नियम है। इसके लिए ना तो कोई प्रक्रिया अपनाई गई है, ना ही किसी नियम का प्रयोग किया गया है। बस अनौपचारिक रूप से कह दिया गया है कि यह नियम है और लोग उसको मान रहे हैं। लोक प्रशासन में क्या होता है? मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री किसी न्यूज चैनल के इंटरव्यू में यह बोल देते हैं कि जीएसटी लागू करना है, तो ऐसे ही थोड़ी ना लागू हो जाएगी। बट यह बोलने मात्र से लागू नहीं होगी। यहां पर सार्वजनिक हित देखते हुए ये एक जीएसटी का बिल पहले विधायिका में प्रस्तुत किया जाएगा। जब वहां से बिल पास हो जाएगा तो वह एक्ट बनेगा। एक्ट बनने के बाद उसे कार्यपालिका के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, उसे नियमानुसार लागू किया जाएगा। मतलब लोक प्रशासन के लिए सरकार के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति करने की पूरी एक प्रक्रिया है। यही अंतर होता है प्रशासन और लोक प्रशासन। अब इनके बीच में क्या अंतर होता है वो हम देख लेते हैं। ये 5 नंबर और 3 नंबर दोनों तरह के प्रश्नों में आ सकता है और आप इसे आसानी से लिख सकते हैं।
तो प्रशासन में क्या लिखा हुआ है कि यह एक सार्वभौमिक क्रिया होती है। यह एक सार्वभौमिक क्रिया है जिसे कई समूहों में देखा जा सकता है, जैसे परिवार समूह, राज्य समूह या सामाजिक समूह के रूप में। इसी प्रकार जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, लोक प्रशासन का संबंध जो होता है वो सरकारी क्रियाकलाप के द्वारा होता है। प्रशासन का जो एक परिपेक्ष व्यापक शब्दावली होती है, वहीं पर लोक प्रशासन क्या है, संकुचित शब्दावली है। प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से होता है। ठीक है, लोक प्रशासन का क्या होता है, लोक प्रशासन में अध्ययन भी होता है, अनुसंधान भी होता है, शैक्षणिक विषय के साथ साथ कुछ क्रियाशील विज्ञानों पर भी काम किया जाता है। लोक प्रशासन में गहराई ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन एक क्रिया भी और प्रक्रिया भी है, जबकि लोक प्रशासन जो होता है वो सार्वजनिक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है कि प्रशासन में निजी और लोक दोनों प्रकार के प्रशासन सम्मिलित होते हैं, जबकि लोक प्रशासन में केवल सार्वजनिक प्रशासन को ही शामिल किया जाता है। सामान्य लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए सहयोगात्मक रूप से सामूहिक क्रिया प्रशासन में की जाती है, जबकि लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक सरकार से संबंधित प्रशासन से होता है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन के बारे में। तो लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसका एक कीवर्ड आप दिमाग में बिठा लीजिए, लाभ। अब लोक प्रशासन में लाभ कैसे होता है, क्षमा चाहूंगा, लोक प्रशासन का जो कीवर्ड है, लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन का, तो यहां पे लोक प्रशासन का कीवर्ड है केंद्रीकरण और नवीन लोक प्रशासन का कीवर्ड है विकेंद्रीकरण की अवधारणा। अब केंद्रीकरण कैसे है लोक प्रशासन में, उसे हम समझते हैं। लोक प्रशासन की अवधारणा में नीति केंद्रीय स्तर में बनाए जाते थे। वो कैसे, जैसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के पहले केंद्रीय स्तर पर आपके गांव में सड़क कहां पर बनेगी, ये केंद्रीय स्तर पर तय होता है। यदि बिजली के लिए खंभा गाड़ना है तो आपके गांव में खंभा कहां गड़ेगा, केंद्रीय स्तर पर निश्चित होता है। यदि बारात घर बनाना है तो कहां बनाना है, केंद्र डिसाइड करती थी, केंद्रीय स्तर पर डिसाइड होता था। लेकिन जब से नवीन लोक प्रशासन आया है, देखिए किस तरह से परिवर्तन देखे गए हैं। विकेंद्रीकरण की अवधारणा को अपनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड केंद्रीकरण लोक प्रशासन के लिए और विकेंद्रीकरण नवीन लोक प्रशासन के लिए। दिमाग में बिठा लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था में नीतिगत मामलों के साथ क्रियान्वयन का अधिकार भी नवीन लोक प्रशासन में सौंप दिया गया है। पहले क्या होता था, नीतियां केंद्र स्तर पर बनती थी लोक प्रशासन में। अब नवीन लोक प्रशासन में क्या किया गया है कि नीतियों का कार्यभार भी पंचायती राज व्यवस्था में सौंप दिया गया है। ये एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। अब आपके गांव में सड़क कहां बननी है, बिजली का खंभा कहां गड़ना है, बारात का घर कहां बनाना है, ऐसी नीतियां गांव के लोग ही आपस में बैठकर तय करेंगे। जो आपकी सभा होगी, ग्राम सभा, उसमें तय होगी और ये चीजें आगे बढ़ेंगी। अब हम अंतर देख लेते हैं, लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन में क्या अंतर है। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, यहां पर नवीन लोक प्रशासन में एकीकरण पर भी नजर जाया जा सकता है। एकीकरण कैसे, राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण को समझ सकते हैं। राजनीतिक में मान लीजिए एक सरपंच है और उसकी सहायता हेतु एक प्रशासनिक सचिव नियुक्त किया गया है। तो जो सरपंच होता है उसके कुछ राजनीतिक उद्देश्य होते हैं और सचिव का क्या कार्य होता है, सरपंच के राजनीतिक उद्देश्यों को क्रियान्वित करने का जो कार्य होता है वो सचिव का कार्य होता है। तो नवीन लोक प्रशासन में नीतिगत एवं क्रियान्वयन दोनों उद्देश्य पूर्ति करने का कार्य किया जाता है। अब अंतर को देख लेते हैं। लोक प्रशासन जो होता है इसमें राजनीतिक और प्रशासन विभाजन को स्वीकार किया गया है, इसकी चर्चा हमने की है। इसके साथ ही नवीन लोक प्रशासन में जो होता है राजनीतिक विभाजन को अस्वीकार किया गया करता है, अर्थात यह दोनों का एकीकरण है। मैंने अभी बताया कि किस तरह से एकीकरण है, इसको आपको ध्यान देना है। लोक प्रशासन केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, नवीन लोक प्रशासन विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। लोक प्रशासन में नैतिकता का अभाव होता है, नवीन लोक प्रशासन में नैतिकता पर बल दिया जाता है। लोक प्रशासन में दक्षता, तटस्थता तथा कार्यकुशलता पर बल दिया जाता है, नवीन लोक प्रशासन में जवाबदेही या सामाजिक प्रतिबद्धता पर बल दिया जाता है।
लोक प्रशासन पद सोपान अवधारणा को स्वीकार करता है, जबकि नवीन लोक प्रशासन जो है वो पद सोपान की अवधारणा को अस्वीकार करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हैं हम, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। अब यहां पर जो कीवर्ड है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में, आपको याद रखना है लाभ। अब लाभ क्यों बोला मैंने, लोक प्रशासन अपना लाभ जन सेवा पर देखता है और इसकी व्यापक अवधारणा है, व्यापक। ठीक है, निजी प्रशासन अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है, इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करने का होता है, इसलिए इसकी अवधारणा क्या है, संकुचित अवधारणा है। जो दूसरा कीवर्ड है वह है उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन में जनता के लिए, जनता के प्रति उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम किया जाता है, वहीं पर जो निजी प्रशासन होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व का अभाव रखता है। अब उदाहरण कैसे समझ सकते हैं, तो यहां पर हम उदाहरण के तौर पर आरटीआई को देख सकते हैं। वो कैसे, हम बात करते हैं। पब्लिक कार्यालय में आप आरटीआई लगा सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कार्यालय में इस तरह का कोई भी अधिकार आपको प्रदान नहीं किया गया। सीधे अर्थों में समझें तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन कैसे प्रतीत होते हैं। यदि हम लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन एक कांच के घर जैसा होता है, जिसमें आर पार मतलब पारदर्शिता कंप्लीटली होती है। वहीं पर निजी प्रशासन क्या होता है, सीमेंट और पत्थर से बना हुआ घर होता है, जिसमें अपारदर्शिता होती है। तो मेन अंतर जो होता है और शब्दों का अर्थ जो होता है, आप इसी तरह से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। लोक प्रशासन में क्या होता है, प्रभाव एवं क्षेत्र का जो होता है तुलनात्मक रूप से व्यापक तथा अधिक प्रभावी होता है, जबकि निजी प्रशासन में सीमित तथा छोटा और कम प्रभावी होता है। लोक प्रशासन का उद्देश्य जन सेवा होता है, जिसकी चर्चा हमने की है। निजी प्रशासन का अधिकतम लाभ होता है। लोक प्रशासन का स्वरूप राजनीतिक होता है, निजी प्रशासन का स्वरूप गैर राजनीतिक होता है। सरकारी कानूनों का क्रियान्वयन करने का तंत्र लोक प्रशासन में मौजूद होता है। वहीं जब हम निजी प्रशासन की बात करते हैं तो अपने कार्य करने की जो प्रणाली होती है उसमें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं लोक प्रशासन में। निजी प्रशासन में उत्तरदायित्व का थोड़ा सा अभाव होता है, इसकी चर्चा भी हमने करी है। लोक प्रशासन में संगठन बड़े होते हैं, प्रक्रिया एक जटिल होती है। वहीं पर निजी प्रशासन में कुशलता तथा शीघ्रता को महत्व दिया जाता है। लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र व्यापक और गंभीर होता है, जैसे रक्षा, उच्च उत्पादन से संबंधित, मुद्रा से संबंधित चीजें होती हैं, परमाणु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों का पर निर्णय लोक प्रशासन लेता है। वहीं निजी प्रशासन का कार्य हाथ में मैक्सिमम लाभ कमाने का होता है। लोक प्रशासन वैसा ही होता है जैसा संविधान कहता है। निजी प्रशासन में संवैधानिक आदर्शों से उस तरह से प्रेरित नहीं होता जितना कि लोक प्रशासन होता है। राज्य सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में होता है लोक प्रशासन में, जबकि निजी प्रशासन में मालिकों की इच्छा सर्वोपरि होती है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन में यथास्थिति या जड़ता को पसंद किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में नवाचार तथा अनुसंधान को स्वीकार किया जाता है। आगे की इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब हम आगे बात करते हैं तो हमारे सामने शक्ति, पावर और अथॉरिटी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं और अंतर अपन बाद में देखेंगे। तो शक्ति और सत्ता के बीच में जो कीवर्ड है वह है प्रभाव। ये मैंने क्यों बोला वो समझते हैं पहले। शक्ति में व्यक्तिगत प्रभाव होता है और अनौपचारिक रूप से दिखाई देता है, जबकि सत्ता में व्यक्तिगत नहीं बल्कि पद का प्रभाव दिखाई देता है। उदाहरण समझ लेते हैं। शक्ति में धर्मगुरु यदि हम देखें, एक धर्मगुरु को लेते हैं उदाहरण के तौर में, तो स्वयं का प्रभाव इतना होता है कि ना तो वो कोई परीक्षा देते हैं, ना उन्हें कोई मंत्री पद प्राप्त होता है, लेकिन उनका स्वयं का प्रभाव बहुत अधिक होता है और यही प्रभाव शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। जबकि सत्ता में क्या होता है, कलेक्टर के पास पद के कारण सत्ता होती है, अथॉरिटी होती है। यदि पद छिन जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, वह प्रभावहीन हो जाएगा। सत्ता प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, परीक्षा देता है। यदि
मंत्री के पास अथॉरिटी है तो मंत्री पब्लिक के द्वारा चुन के उसे ऊपर भेजा जाता है। ठीक है। दूसरा जो कीवर्ड है शक्ति और सत्ता में, वो है उत्तरदायित्व का। धर्म गुरुओं में उत्तरदायित्व का अभाव होता है, जबकि जो मतलब शक्ति में उत्तरदायित्व का अभाव होता है, जबकि जो सत्ता होती है उसमें प्रबल उत्तरदायित्व होता है। तो मैं समझ पा रहा हूं कि शक्ति और सत्ता में आप अंतर स्पष्टता के साथ समझ पा रहे होंगे। अब इनके बीच में अंतर क्या है वो जल्दी से देख लेते हैं। शक्ति वही योग्यता है जिसका उपयोग दूसरों पर अपना प्रभाव उत्पन्न करने तथा वांछित व्यवहार के दंड या पुरस्कार देने हेतु किया जाता है। सत्ता क्या होती है? सत्ता उन सभी अधिकारों का योग है जिनका प्रयोग संगठन में दूसरों के कार्यों को निर्देशित करने हेतु किया जाता है। यह पद से पूरी नहीं होती है शक्ति, यह पद से जुड़ी होती है। यह चीज मैंने आपको समझाई है। उसके अलावा शक्ति जो होती है वो अर्जित की जाती है और यह सदस्य के रूप में प्राप्त होती है। शक्ति के साथ उत्तरदायित्व नहीं होता है, सत्ता और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। शक्ति अनौपचारिक होती है, सत्ता औपचारिक होती है। शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता, जबकि सत्ता का प्रत्यायोजन हो सकता है। ये चीज हमने डिस्कस करी है। यह स्वयं के प्रयासों से, शक्ति जो होती है स्वयं के प्रयासों से प्राप्त होती है, जबकि सत्ता को जो प्रमुख स्रोत होता है वह संविधान या कानून होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, सत्ता और उत्तरदायित्व में अंतर। तो सत्ता और उत्तरदायित्व को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करें। कलेक्टर को गोली चलवाने का अधिकार होता है, यानी उसके पास अथॉरिटी, सत्ता होती है। लेकिन कलेक्टर को गोली चलवाने का कारण भी बताना होता है, अर्थात उसे गोली क्यों चलानी पड़ी इसका जवाब देने का उत्तरदायित्व भी किसके ऊपर होता है? कलेक्टर के ऊपर होता है। ठीक है। यह होता है सत्ता और उत्तरदायित्व। कहा भी जाता है कि सत्ता और दायित्व साथ साथ चलते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। जब रेल मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है तो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वह अलग अलग अधिकारियों को सत्ता प्रत्यायोजित कर देता है, मतलब दूसरे लोगों को सत्ता वो सौंप देता है। वहीं पर जो उत्तरदायित्व होता है उसका आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब रेलवे एक्सीडेंट होता है तो कई मंत्रियों को उस एक्सीडेंट का उत्तरदायित्व लेना होता है और उसे अपने मंत्री पद छोड़ने होते हैं। वहीं पर आप अधिकारियों के साथ ये बात नहीं देखेंगे कि उन्हें इस्तीफा देना पड़े, क्योंकि उन्हें सत्ता जो है प्रत्यायोजित की जाती है, जबकि उत्तरदायित्व का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी एक बड़े नाम हैं। एक बार वो जब रेल मंत्रालय में मंत्री थे, एक रेल एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट का उत्तरदायित्व तो वो स्वयं लेकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैं समझ पा रहा हूं कि सत्ता और उत्तरदायित्व का अंतर आप भली भांति तरीके से समझ रहे हैं। अब कुछ अंतर देख लेते हैं। इसमें परिभाषा लिखी हुई है, आप इसे पढ़ के और समझ सकते हैं। हम अंतर पर नजर डालते हैं। मैंने डेलीगेशन की बात करी थी, प्रत्यायोजन की। सत्ता में किया जा सकता है, एक मंत्री है और वह अपने अधिकारियों को सत्ता प्रत्यायोजित करता है, जबकि उत्तरदायित्व ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये मैंने ऊपर चर्चा करी है। इसका प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है, इसका प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। सत्ता उच्च स्तर से होता है, जबकि उत्तरदायित्व का संबंध अधीनस्थों से होता है। सत्ता में आदेश देने का अधिकार होता है, जबकि उत्तरदायित्व में आदेश पालन का कर्तव्य होता है। सत्ता दूसरों से कार्य कराने से संबंधित होती है। एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि सत्ता दूसरों से कार्य कराने से संबंधित होता है, वहीं पर उत्तरदायित्व कार्य करने से जुड़ा एक बंधन होता है। इस चीज को आप भली भांति समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तरदायित्व और जवाबदेही के मध्य अंतर। सबसे पहले हम इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। तो उत्तरदायित्व जो होती है वो एक बड़ी अवधारणा होती है, और यहां पर जो एक कीवर्ड है वो कार्य के प्रति। उत्तरदायित्व हमेशा कार्य के प्रति होता है। क्या? उत्तरदायित्व हमेशा कार्य के प्रति होता है, जबकि जो जवाबदेही होती है उसकी अवधारणा छोटी होती है और जवाबदेही हमेशा आदेश के प्रति होती है।
मैं हाईलाइट कर देता हूं, जवाबदेही हमेशा आदेश के प्रति होती है और उत्तरदायित्व हमेशा कार्य के प्रति होती है। अब उत्तरदायित्व का उदाहरण आर्टिकल 75(3) में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जनता के प्रति होता है। तो इसका मतलब यह एक बड़ी अवधारणा हो गई। उत्तरदायित्व बड़ा अवधारणा वाला एक शब्द है। जवाबदेही में क्या होता है? अधीनस्थ अधिकारी उच्च अधिकारी के आदेश के पालन के लिए जवाबदेह होते हैं। ठीक है, मतलब उच्च अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी उच्च अधिकारी के प्रति जवाबदेह होगा। यह अंतर होता है और यह शब्दों का अर्थ होता है उत्तरदायित्व और जवाबदेही के बीच में। ठीक है, अब दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं। उत्तरदायित्व से अर्थ आदेश पालन का कर्तव्य से है और जवाबदेही का आदेश का अक्षर सह पालन करने से है। मैंने वो चीज ऊपर समझा दी है आपको। उत्तरदायित्व में नैतिक और विधिक तत्व सम्मिलित होते हैं, जबकि जवाबदेही में विधिक तत्व सम्मिलित होते हैं। उत्तरदायित्व लचीला होता है, जवाबदेही कठोर होता है, नागरिक प्रशासन में प्रचलित होता है और यह सैनिक प्रशासन में प्रचलित होता है। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अधीनस्थों के कार्य के प्रति, मैंने क्या बोला था, यह कीवर्ड है, कार्य के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और अधीनस्थों के उच्च अधिकारियों के प्रति जवाबदेही होती है। उच्च अधिकारियों के प्रति जवाबदेही होती है। मैं समझ पा रहा हूं, आप इसे समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे विकसित देशों में लोक प्रशासन और विकासशील देशों में लोक प्रशासन क्या होता है। तो एक जनरल शब्द में समझें तो अमेरिका जैसे विकसित देशों में लोक प्रशासन में विशेषज्ञता, लेटरल एंट्री को महत्व दिया जाता है, जबकि जो भारत जैसे अपने विकासशील देश हैं इसमें आज भी सामान्य प्रशासन को महत्व दिया जाता है। हालांकि 1-2 साल पहले की से यदि हम नजर डालें तो लेटरल एंट्री को भी हमारे भारत देश में अब आगे बढ़ाने में एक बहुत ही प्रभावशाली कदम बढ़ाया गया है। अब हम इनके बीच में अंतर देख लेते हैं क्या क्या होता है। प्रशासनिक ढांचा जो होता है विकासशील का, वो अल्प विकसित होता है। विकसित देशों का प्रशासनिक ढांचा स्वाभाविक सी बात है विकसित होगा। राजनीतिक संस्थाओं का प्रशासन अप्रभावी नियंत्रण होता है, जबकि राजनीतिक विकसित देशों में राजनीतिक संस्थाओं का प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण होता है। विकासशील देशों में दक्षता और कार्यकुशलता का लोक सेवा में अभाव होता है, जबकि विकसित देशों में दक्षता और कार्यकुशलता आप समझ सकते हैं अमेरिका जैसे देशों में कितनी होती है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, विकासात्मक कार्य को महत्व देना विकासशील देशों के लोक प्रशासन में होती है, जबकि जो विकसित देश होते हैं वो वर्तमान व्यवस्था पर कायम होते हैं। सामान्य प्रधान प्रशासनिक व्यवस्था विकासशील देशों के लोक प्रशासन में होती है, जबकि विशेषज्ञ स्वरूप की लोक सेवाएं ये विकसित देशों पे हमें नजर आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रत्यायोजन की परिभाषा समझ लेते हैं, हालांकि हम इसका अर्थ भी समझेंगे। प्रत्यायोजन से आशय सत्ता को उच्च स्तर से अधीनस्थ स्तर तक हस्तांतरित करना है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। विकेंद्रीकरण क्या होता है? किसी एक के बजाय कई स्थानीय कार्यालयों या अधिकारियों को किसी गतिविधि और संगठन के नियंत्रण का हस्तांतरण जो होता है वो विकेंद्रीकरण। इस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन फिर से एक बार समझते हैं। विकेंद्रीकरण में अब इसका मैं कीवर्ड आपको प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूं कि विकेंद्रीकरण में नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग के साथ क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन को भी महत्व दिया जाता है, जबकि जो प्रत्यायोजन होता है उसमें केवल अधिकारों के क्रियान्वयन को महत्व दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर लोकल बॉडीज जो होती हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इसमें परिषद होती हैं और वह परिषद नीति निर्माण के साथ साथ क्रियान्वयन का भी कार्य करती हैं। इसी प्रकार प्रत्यायोजन में क्या होता है? कलेक्टर के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, जैसे सीएमओ होते हैं, बीएमओ होते हैं, उनको केवल क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारों को प्रत्यायोजित किया जाता है। कलेक्टर बोलता है कि आपको यह नीति क्रियान्वित कराना है, कलेक्टर के द्वारा यह उनको आदेश दिया जाता है। और नीति निर्माण कहां होता है? विकेंद्रीकरण वाली स्थिति में। तो यहां पर कीवर्ड क्या है? पॉलिसी मेकिंग विकेंद्रीकरण में होती है,
एग्जीक्यूशन जो होता है वो प्रत्यायोजन में होता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हम अंतर पर नजर डालते हैं। ये मैंने बताया, ये प्रशासनिक अवधारणा होती है प्रत्यायोजन, विकेंद्रीकरण राजनीतिक अवधारणा होती है। अधीनस्थ को निर्णय में स्वायत्तता दी जाती है प्रत्यायोजन में, जबकि विकेंद्रीकरण में अधीनस्थ संस्था को निर्णय लेने की स्वायत्तता दी जाती है। इसके बाद अस्थायी हस्तांतरण होता है प्रत्यायोजन में, विकेंद्रीकरण में स्थायी हस्तांतरण होता है। ठीक है, प्रत्यायोजन में बिना विधि और संविधान के सत्ता का हस्तांतरण होता है, विधि और संविधान के माध्यम से सत्ता का मतलब जो नियम बनाए गए हैं विकेंद्रीकरण में उसी तरह से हस्तांतरण होंगे। उच्च पदाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ को सत्ता का प्रत्यायोजन किया जाता है। यह उदाहरण मैंने बताया कि कलेक्टर किस प्रकार से सीएमओ को, बीएमओ को अपने अधिकार प्रत्यायोजित करता है कि आप किस प्रकार से नीतियों का क्रियान्वयन करें। वहीं पर अधीनस्थ सत्ता को सत्ता का विकेंद्रीकरण, जैसे राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को सत्ता का विकेंद्रीकरण दिया जाता है, यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहलाता है। मैंने इसके उदाहरण पहले ही बता दिए हैं। अब बात करते हैं हम औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन के बारे में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। औपचारिक संगठन क्या होता है कि उद्देश्य प्राप्ति हेतु, क्या याद रखना है आपको, उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्रक्रिया एवं नियम दोनों को फॉलो करना होता है। जबकि अनौपचारिक संगठन जो होते हैं, मान्यताओं और परंपराओं को महत्व किसमें दिया जाता है, अनौपचारिक संगठन में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। एक एग्जांपल के द्वारा हम आसानी से समझ लेंगे। औपचारिक या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था, औपचारिक संगठन के रूप में यदि हम देखें तो इन्हें लागू करने के लिए नियम होते हैं, अधिनियम होते हैं, इन्हें क्रियान्वित करने के लिए पर्टिकुलर नियम होते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम अनौपचारिक संगठन पर नजर डालते हैं तो उदाहरण के तौर पर खाप पंचायत हमारे दिमाग पर आता है। खाप पंचायत किस पर आधारित होती हैं, मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित होता है। ठीक है, अब इसके बीच में क्या अंतर है वो हम देख लेते हैं। औपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन जो होते हैं जो पूर्ण बाहरी व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं। अनौपचारिक संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं, जो समूह के नियंत्रण में होते हैं। औपचारिक संगठन में उद्देश्य स्पष्टता होती है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन में नियम और कानून लिखित होते हैं। मैंने बताया कि अनौपचारिक संगठन मान्यताएं और परंपराओं, यहां पर कीवर्ड आपको क्या याद रखना है, अनौपचारिक संगठन में मान्यताएं और परंपराएं होती हैं, जबकि औपचारिक संगठन में कानून और नियम होते हैं। औपचारिक संगठन अपेक्षाकृत बड़ा संगठन होता है, वहीं पर अनौपचारिक संगठन अपेक्षाकृत छोटा संगठन होता है। औपचारिक संगठन में कुछ कानूनी मान्यता प्राप्त होती हैं, जबकि अनौपचारिक संगठनों में कानूनी मान्यता, मैंने खाप पंचायत वाला उदाहरण बताया। जानबूझकर व्यवस्थित तरीके से औपचारिक संगठन का निर्माण किया जाता है और अनौपचारिक संगठन स्वतः ही निर्मित हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम संगठन, प्रशासन और प्रबंधन को समझने की कोशिश करते हैं। संगठन क्या होता है, साधारण अर्थों में समझें हम। संगठन कई लोगों का होता है। संगठन ये एक लोग हो गए, ये लोग, मतलब एक लक्ष्य प्राप्ति हेतु एक समूह होता है और यही समूह क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। प्रशासन क्या होता है, नीति क्रियान्वयन को जो महत्व देता है वो प्रशासन कहलाता है। प्रबंधन क्या होता है, मिनिमम संसाधनों का मैक्सिमम उपयोग ही प्रबंधन कहलाता है। अब इनके बीच में अंतर क्या है वो हम आसानी से समझ लेते हैं। मानव श्रम, मशीन, पूंजी, कच्चा माल आदि से निर्मित एक ढांचा जो होता है वो संगठन होता है। मतलब एक समूह और एक लक्ष्य के रूप में एक समूह कार्य करता है। प्रशासन में क्या होता है, प्रशासन में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास प्रशासन कहलाता है। प्रबंधन क्या होता है, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कार्य करने हेतु संशोधनों का अनुकूलतम प्रयोग, जो मैंने बोला मिनिमम संसाधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ही प्रबंधन के अंतर्गत आता है। संगठन में नीतियों के क्रियान्वयन के लिए ढांचा प्रदान किया जाता है। प्रशासन में नीतियों के निर्माण से संबंधित होता है। प्रबंधन में भी नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित बात की जाती है।
संगठन का मूर्त रूप होता है, प्रशासन का अमूर्त रूप होता है और प्रबंधन का भी अमूर्त रूप होता है। संगठन में क्या होता है, सभी स्तर के व्यक्ति जैसे राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित होते हैं। प्रशासन में इसके अंतर्गत केवल प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित होते हैं। प्रबंधन में क्या होता है, उच्च स्तरीय पदाधिकारी प्रबंधन में सम्मिलित किए जाते हैं। संगठन का संबंध कार्यों को करने से होता है। प्रशासन का संबंध कार्यों को करने तथा करवाने दोनों से संबंधित होता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रशासन का संबंध कार्यों को करने तथा करवाने दोनों से संबंधित होता है। वहीं पर प्रबंधन का जो संबंध होता है वो कार्यों के करवाने से संबंधित होता है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति, महत्व से संबंधित बातें पढ़ेंगे। लोक प्रशासन साधक सीरीज जो आपको पूरी क्वालिटी के साथ लोक प्रशासन से संबंधित विषय वस्तु प्रदान कराएगी यह सीरीज। अतः हमारे चैनल साधक द अचीवर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के साथ बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप इस विषय वस्तु का पूर्ण लाभ उठा सकें और एग्जाम में मैक्सिमम अंक, मैक्सिमम नंबर ला सकें। थैंक यू।